आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले देखेंगे खास खबरों की सुर्खियां। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ राज्यसभा में हंगामा। अपोजिशन ने किया मामले पर बहस कराने का मुतालबा, ऐवान की कार्रवाई में रखना। अमेरिका ने गजा पर इसराइली जारहियत को ठहराया जायज। ओबामा ने कहा, गजा से दागे जा रहे रॉकेट नाकाबिले बर्दाश्त। ब्राजील में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। पुतिन दिसंबर में कर सकते हैं हिंदुस्तान का दौरा। ब्रिक्स बैंक की तश्कील पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान एक बार फिर की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग से बीएसएफ का एक जवान शहीद, 4 जख्मी। और दिल्ली में हुकूमत साजी को लेकर सियासत तेज। हरीफ जमातों का बीजेपी पर हमला। उत्तर महाराष्ट्र में वज़ीर आला के ओहदे को लेकर बीजेपी शिवसेना में टकराव की खबरें। गजा पर इसराइल की जालिमाना कार्रवाई पर बहस के मुतालबे को लेकर आज राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत कई पार्टियों के लीडर इस मामले पर ऐवान में बहस का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन डिप्टी चेयरपर्सन पीजे कुरियन ने कहा कि ये मामला हामिद अंसारी के पास है और जब तक वो इस पर कोई फैसला नहीं लेते तब तक किसी और इशू पर बहस की जाए। लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने इस पर जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे के मद्देनजर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। कम्युनल वायलेंस के ऊपर हमारी तरफ से एक नोटिस दिया गया था, जिस पर आज चर्चा निर्धारित थी। कल हमने किन्हीं कारणों से उसके बारे में आपसे अनुरोध किया था चेयर से कि इसे किसी अन्य दिवस पर, किसी अन्य दिन पर ले लिया जाए। उसकी जगह आप ये हमारा पैलेस्टीनियन सिचुएशन के ऊपर हमारे डिस्कशन के मोशन को आप ले लें। आपने कहा कि ये हमको सबसे कंसल्ट करना होगा। आपने एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी बुलाया, उनसे चर्चा की, हमसे चर्चा की, अन्य लीडर्स से चर्चा की और उस पर सबकी सहमति के बाद आपने आज की लिस्ट में इस विषय को इंक्लूड करने का निर्णय लिया। सरकार जिस विषय के ऊपर उस हाउस में कल चर्चा कर सकती है, आज उस विषय पर और रेस्पॉन्ड कर सकती है, आज उस विषय पर इस हाउस के अंदर चर्चा करने के लिए कल सहमत होने के बाद आज असहमत हो जाए, ये इसका कोई कारण नहीं समझ में आता। बता दूं, दूसरे हाउस में कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरे हाउस में एक नोटिस गया था, मेरी बात सुन लें फिर पुनः खड़े हो जाए। दूसरे हाउस में एक नोटिस दिया गया था, वो नोटिस एक्सेप्ट किया जाए इसके लिए लोग 2-2 मिनट बोले और वो नोटिस डिसअलाउ हो गया। इसलिए कोई चर्चा दूसरे हाउस में नहीं हुई, बल्कि चर्चा का नोटिस डिसअलाउ हुआ। और अपने यहाँ भी ये प्रथा है, जब अपन नोटिस देते हैं तो बहुत बार कहते हैं कि अच्छा क्यों ये नोटिस एक्सेप्ट किया जाए, इस पर बोलिए। वो 2-3 लोग, 4 लोग बोले कि उनका नोटिस क्यों एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन वो नोटिस डिसअलाउ हो गया। लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हुई। वहां वो डिसअलाउ हो ही चुका है नोटिस, वहां चर्चा नहीं हुई। वो पत्र अभी भी चेयरमैन साहब के विचाराधीन है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करने के लिए आई हूँ कि जब तक वो पत्र चेयरमैन साहब के विचाराधीन है उस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए अभी का जो समय है वो खराब करने के बजाय अपन रेल बजट शुरू कर लें। जब चेयरमैन साहब का जवाब आ जाएगा,
जब चेयरमैन साहब का जवाब आ जाएगा तो जो उनका निर्णय होगा उसके अनुसार हम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले पर सरकार के रुख पर नुक्ताचीनी की। पार्टी जनरल सेक्रेटरी नरेश अग्रवाल ने भी कहा कि गजा मामले पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। उधर पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने भी इसराइली जारहियत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जब सुबह 10:30 बजे चेयरमैन के कक्ष में नेताओं की बैठक हुई, करीब करीब पूरे हाउस की राय होती है, वहां पे जब ये बात बैठ के तय हुई, वैसे तो कक्ष में जो बात हुई उसको कोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इन टिपिकल पोजीशन में मैं कह रहा हूं, जब वहां बैठ के तय हुआ कि 12 बजे से इस डिस्कशन को लेंगे, 1:15 तक समाप्त कर देंगे, 2 बजे से रेल बजट लेंगे, एक जगह सम्मत तय हुआ, तो उसके बाद बदलने का कौन सा, क्या चेयर बदल सकती है उसको? गवर्नमेंट 200 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें 40 से ज्यादा बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त अस्पतालों में पड़े हुए हैं और लाखों की तादाद में लोग घर से बेघर हुए हैं और पूरी दुनिया खामोश है, कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बुरी बात तो ये है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जो हमेशा पैलेस्टीन का सपोर्टर रहा है, चाहे गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, इवन वाजपेयी जी, उन्होंने हमेशा बिला खौफ बिला डर पैलेस्टीन का साथ दिया। और आज जब इतनी जारहाना अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, हम खामोश हैं। हमने 2 दिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया इस उम्मीद से कि जो नई सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो पूरे पार्लियामेंट हाउस की तरफ से एक कंडेमनेशन हो जाएगा कि ये हमें मंजूर नहीं है, इस किस्म के अटैक्स, इस किस्म की बच्चों की मौतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसराइल की सरकार को बताया कि भाई आप ये अटैक्स बंद कर दो। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त वहां गए हुए हैं ब्रिक्स समिट में, वहां भी एक रेजोल्यूशन पास हो कि सीज फायर हो जाए, ताकि पैलेस्टाइन और इसराइल के लोग अमन से एक दूसरे के साथ रह सके, इज्जत से एक दूसरे के साथ रह सके। पर बदकिस्मती से जो यहाँ की सरकार है, उन्होंने क्रिमिनल साइलेंस, दे अडॉप्टेड अ क्रिमिनल साइलेंस व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि अगर दुनिया के किसी कोने में कोई दुख में होगा तो हिंदुस्तान बोलेगा, और आज मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान खामोश रहा। वहीं इस इशू पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अब जो कारण दे रहे हैं पैलेस्टीन पर ना चर्चा कराने के, वो वाजिब नहीं है कि 2 दोस्ताना मुल्क हों तो हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। आज तक कभी चर्चा नहीं हुई, श्रीलंका पर हुई, पाकिस्तान पर हुई, कितने मुल्कों पर चर्चा हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार को स्वीकृति देनी चाहिए थी, और इसमें भी एक आश्चर्य की बात यह है कि लीडर ऑफ द हाउस ने राज्यसभा में ये सहमति दी थी कि पैलेस्टाइन पे चर्चा हो जानी चाहिए, और उसी के बाद चेयरमैन साहब ने, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने ये विषय रखा। अब उस विषय को रखने के बाद अगर माननीय विदेश मंत्री जी ये कहें आके कि उन्हें सूचना नहीं थी, इसका तो एक बड़े हास्यास्पद बात है, और इस सरकार की कार्यप्रणाली पर एक ये प्रश्न चिन्ह है। वहीं इस इशू पर कांग्रेस ने भी इस एक तरह से बहस का मुतालबा कर डाला है। दहशतगर्दी बर्दाश्त न करने वाले मोदी के बयान पर एनसीपी का कहना है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना होगा। जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो सारी दुनिया ने एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना अमन रहेगा कैसे विश्व में। आप सिर्फ कहने को जबानी कह दें कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, मगर आप एक्शन में कुछ ना करें। ये जो वारदात हुई है हाफिज सईद से मिलने वाली, ये भी टेररिज्म ही का एक भाग बन जाता है। इस तरह की हरकतें जब अगर आपकी तरफ से होती है, आपकी सरकार इस पर खामोश बैठी है, चुप्पी साधी हुई है, या आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और साथ ही साथ ये फलस्तीन में इतना टेररिज्म का मामला जो चल रहा है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक क्या बयान दिया। दिल्ली में हुकूमत साजी को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी दिल्ली में भी हुकूमत बनाने की फिराक में लगी हुई है। इसके लिए पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि उनके एमएलए को 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। वहीं कांग्रेस की एमएलए जय किशन ने उनके टूटकर बीजेपी में शामिल होने की खबर को अफवाह करार दिया है। जय किशन ने अपने दस्तखत वाले खत को एक साजिश करार दिया है। इस मामले पर कांग्रेस एमएलए का क्या कहना है, ये सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल जगदीश मुखी जी को नेता चुनता है, किसी और को नेता चुनता है, उनका अंदरूनी मामला है। मुझे उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं
कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह मजबूती से शक्ति के साथ तैयार है और कांग्रेस की प्राथमिकता इस वक्त दिल्ली में सरकार बनाना या नहीं बनाना नहीं है, बल्कि हमारी प्राथमिकता महंगाई, बिजली, पानी से लोगों को राहत दिलवाना है। लेकिन आपके विधायकों की बात आ रही है कि वो टूट के शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को और आप पार्टी को समर्थन नहीं देगी। सरकार बनती है बने, नहीं बनती है ना बने। लेकिन आपके विधायक जो हैं कांग्रेस छोड़कर उधर शामिल होने की बात है। मैंने कहा है, अब ये कौन इस बात को कह रहा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भाजपा जैसे सांप्रदायिक दल को किसी कीमत पर समर्थन नहीं देगी। लेकिन विधायकों के पास विकल्प खुले आपके। मैंने कहा है कि हमारे विधायक कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जो पार्टी का निर्णय है वो सबका निर्णय है। ब्राजील में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के दौरान फोर्टालेजा में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों के बीच कई अहम इश्यूज पर बातचीत हुई। इससे पहले कॉन्फ्रेंस में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी आज सबसे बड़ा मसला है और सभी को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स बैंक के कयाम के बाद आलमी सतह पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स बैंक 100 अरब डॉलर का होगा। मोदी ने कहा कि शंघाई में ब्रिक्स बैंक का सदर दफ्तर बनेगा और इस बैंक का पहला CEO हिंदुस्तान का होगा। नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम बनाने पर भी जोर दिया। खबरनामा भी जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं। स्वामी जी, गुरुजी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई, प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम गुरुजी ठंडाई। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना ने हाफिज सईद और वैदी की मुलाकात को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर नुक्ताचीनी की है। सामना में सरकार से पूछा गया है कि अगर मरकज में कांग्रेस की हुकूमत होती और कांग्रेस का कोई खास साफी दाऊद से मिलकर आता तो बीजेपी का क्या रोल होता। अखबार में कहा गया कि हुकूमत ये कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकती कि उसका वैदिक सईद मुलाकात से कोई लेना देना नहीं है। सामना में लिखा गया कि यह मामला मुल्क से जुड़ा हुआ है और सरकार को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज एक पत्रकार गया है, कल इस देश से और कोई जाएगा, दाऊद को मिलेगा, हाफिज सईद को मिलेगा, टाइगर मेमन से बात जाके करेगा, तो हमारी देश की सुरक्षा के बारे में ये सोचने का बहुत गंभीर मामला है। लोग जाते हैं पाकिस्तान में, वाया दुबई जाते हैं, पाकिस्तान का वीजा वहां से मिलता है उनको, तो ये क्या पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो क्या हमारे लोगों को दावत को बुलाते हैं क्या? तो सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। वैदिक मामले पर कांग्रेस का कहना है कि जब किसी को मुलाकात कलीम नहीं है तो आखिर वैदिक को पाकिस्तान किसने बुलाया। वहीं एनसीपी ने भी मुलाकात की मजम्मत की है। जो वैदिक है उनके स्टेटमेंट से कहना कि मैं सबसे अच्छा था, सब आप होगे सबसे अच्छा, लेकिन ये हमारे राष्ट्र का मामला है, देश का मामला है। इस देश के समस्या को एक आदमी जाके बात नहीं कर सकता, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 70 मिनट तक वो बैठा रहा, चाय पीता रहा, दुनिया भर की बातें करता रहा। कश्मीर के बारे में भी भारतीय नागरिकों की तरफ से, कश्मीरियों की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से पता नहीं क्या क्या उन्होंने चर्चा कर ली। क्या अधिकार था उसको? और एक ऐसे आतंकवादी से जिसको सारा विश्व ढूंढ रहा हो,
उससे संपर्क करना या उससे बात करना या उसके साथ में इस तरह की तालमेल करना, ये बजाते खुद एक बड़ा टेररिज्म के एक्ट के अंदर गुनाह बनता है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आला के ओहदे के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद खतरे में पड़ गया है, जिसकी वजह से खबर है कि दोनों पार्टी इत्तेहाद पर दोबारा गौर कर सकती हैं। लोकसभा इंतखाबात में दोनों पार्टियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस इंतखाब में यहां से कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद का सफाया लाजमी है, लेकिन बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद की जीत की सूरत में वज़ीर आला किस पार्टी का होगा, इस पर दोनों पार्टियों में टकराव पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर की सीआईडी ब्रांच में तैनात रहे एआईजी अनिल कुमार मिश्र पर रेप का इल्जाम लगा है। समय न्यूज नेटवर्क के हाथ एक एक्सक्लूसिव ऑडियो टेप लगा है, जिसमें उन्होंने फोन पर मुतासरा को जान से मारने की धमकी दी है। बातचीत की रिकॉर्डिंग में आईजी अनिल कुमार मिश्र कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा और जब मेरी गोलियां तुम्हें छलनी करेंगी तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। आपको बता दें कि आईजी अनिल कुमार अभी मुअत्तल हैं। उन पर एक खातून ने जयपुर में रेप का केस दर्ज कराया है। यूपी में 102 नंबर की एम्बुलेंस सर्विस का आगाज हो गया है। रियासत के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई। इस एम्बुलेंस सर्विस से हामला खवातीन और बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके लिए खिदमत मुफ्त है। हादसे में जख्मी लोगों को फौरन तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के लिए इस सर्विस की शुरुआत की गई है। 102 नंबर पर फोन करके ये एम्बुलेंस बुलाई जा सकेगी। एम्बुलेंस को देही इलाकों में 30 मिनट और शहरी इलाकों में पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। वज़ीर आला अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि अब तक किसी रियासत में ऐसी सहूलियत नहीं है और तिब्बी शोबे में ये एक बड़ी हुसूलियाबी है। 2.5 साल के कार्यकाल में केवल एम्बुलेंस का ही अगर हम आकलन कर लें और देश की हर प्रदेश सरकार से तुलना कर लें, अगर सबसे ज्यादा एम्बुलेंस को बढ़ाने का काम, उनको जोड़ने का काम, व्यवस्थित करने का काम अगर किसी ने किया है तो स्वास्थ्य विभाग के हमारे यही मंत्री आदरणीय मंत्री, उनके सहयोगी मंत्री। कोई तकलीफ में है, परेशानी में, एक्सीडेंट में है, सबसे पहले अगर याद करता है तो वो 108 एम्बुलेंस को याद करता है। और इधर जब से शुरू हुआ है ये योजना और जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, मैं समझता हूं 108 के प्रति, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा के प्रति, और 102 जो एम्बुलेंस है इसके प्रति भरोसा बढ़ा है। दवाइयां जहां मिल रही हैं, कभी कभी जानकारी मिलती है पत्रकार साथियों के माध्यम से, अपने पार्टी के संगठन के माध्यम से भी और विधायक लोगों के माध्यम से भी, वहां भी निश्चित समय पर और तुरंत कार्रवाई कर करके दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। जांचें भी मुफ्त हो गई और जहां जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए। ये काम तेजी से बढ़ा है, हेल्थ पैरामीटर्स में भी सुधार आया है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजरों ने बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की, जिसमें एक जवान की मौत हो गई और 4 जवान जख्मी हो गए। जख्मी जवानों की इलाज के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया गया है। सीज फायर पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने वैदिक हाफिज सईद मुलाकात को निशाने पर लिया। तो अभी वो जो वैदिक है ना, उसको वापस भेजो हाफिज सईद के पास चर्चा करने के लिए। देखिए, ये पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान की जो पूंछ है टेढ़ी रहेगी, उसको ताकत दिखानी चाहिए और दिखाने का वक्त आया है। श्रीनगर में आज सुबह एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब श्रीनगर बारामूला हाईवे के एचएमटी इलाके में फौज की एक रिकवरी वैन ने सामने से आ रही एक टैक्सी को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने सिक्योरिटी अफवाज के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क जाम कर दी। जाम को हटाने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। सिविल सर्विसेज इम्तहानात को लेकर मचे वबाल के बाद पीएमओ में वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 3 रुकनी कमेटी बनेगी जो इम्तहानात के नए पैटर्न सी सेट पर गौर करेगी। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तलबा की परेशानियां और मुतालबात से मुतालिक यूपीएससी को खत लिखकर गुजारिश की जाएगी कि हिंदी जबान के तलबा की परेशानियों के हल तक प्री एग्जाम मुलतवी कर दिया जाए। दरअसल यूपीएससी के इम्तहानात से सी सेट को खत्म करने और हिंदी जबान के उम्मीदवारों के साथ हो रही तफरीक को रोकने के मुतालबात को लेकर यूपीएससी पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन ने
एहतजाज किया था और सरकार से मुतालबा किया था कि नए पैटर्न में तब्दीली की जाए। हम विद्यार्थियों की चिंता को हम बड़ी सहानुभूति, संवेदनशीलता और गंभीरता से देख रहे हैं। और जैसे कि आपके ध्यान में होगा कि सरकार ने इसके लिए 3 सदस्यीय एक समिति गठित की हुई है। हमने उस समिति से ये कहा है कि तुरंत अपनी रिपोर्ट हमें दें और उसके समिति के जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो भी निष्कर्ष होंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी विद्यार्थी वर्ग ये समझे कि उनसे किसी भी प्रकार का पक्षपात हो रहा है, किसी भी कारण से, भले ही वो भाषा के कारण हो या किसी और कारण। एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटकर देखेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। मशरिकी बगदाद के एक मसरूफ बाजार में हुए 2 कार बम धमाकों में 12 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक ये धमाके खुदकुश हमलावरों के जरिए किए गए। धमाका खेज मादा अपने जिस्म पर बांध कर आए हमलावरों ने बगदाद के तहरीर स्क्वायर पर अपने आप को उड़ा दिया। अभी तक किसी ग्रुप ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन शुबा जाहिर किया जा रहा है कि धमाकों में दाइश या उससे वाबस्ता किसी तंजीम का हाथ है। तहकीकात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि धमाके का मकसद सिर्फ शहर का माहौल बिगाड़ना और अफरा तफरी फैलाना रहा है। सरकारी ज़राए का कहना है कि जैसा कि इन दिनों दाइश के जंगजुओं ने का सख्त चैलेंज लोगों को झेलना पड़ रहा है, ऐसे में अस्करियत पसंद अनासिर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने गजा पर जारी इसराइली मजालिम को हक बजाने करार दिया है। तशद्दुद के लिए इसराइली नुक्ताचीनी के बजाय उन्होंने गजा से हो रहे रॉकेट हमलों पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। व्हाइट हाउस में सालाना दावत इफ्तार के मौके पर मुस्लिम ममालिक के सफीरों से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसराइल की सरजमीन पर होने वाले रॉकेट हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक कदम और आगे बढ़ते हुए ओबामा ने रॉकेट हमलों को नाकाबिले मुआफिक करार दिया। अमेरिका का यह गैर मुंसिफाना रुख ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली हमले में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शदीद तौर पर माफ कीजिए शहीद हो गए और 1500 के करीब जख्मी हो चुके हैं, जबकि हमास के रॉकेट हमलों में एक भी इसराइली की मौत नहीं हुई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि गजा पर इसराइली हमले फौरन रोके जाने चाहिए। ये बयान उन्होंने ऑस्ट्रिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि बरसों से इसराइल ने गजा की नाकेबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से वहां के लोग कैदियों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। बेकसूर बच्चों और खवातीन को जानबूझकर हलाक किया जा रहा है। ज़रीफ ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से भी अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गजा के लोगों की मदद करें। जवाद ज़रीफ दुनिया की 6 बड़ी आलमी ताकतों से जौहरी इशू पर मुज़ाकरात करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं। It is incumbent upon the international community to stop the Israeli aggression against the defenseless people of Gaza, to stop the siege on Gaza, to stop this humanitarian nightmare that has been prevailing in Gaza for the last many years, in fact creating a besieged population under inhuman conditions, and to stop this and to put all the pressure that can be brought to bear by the Security Council, by other forces within the international community to stop this atrocity. That's our position, and we will continue to insist on it, but these discussions were specific to the nuclear issue, and of course that is an extremely important question, a question that every Iranian has its hearts go out for the people in Gaza, for the children, women and elderly in Gaza who are being massacred. इटली की वज़ीर ख़ारजा फेडरिका
मोगिनी ने मगरबी किनारे के शहर रमल्ला में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। उन्होंने गजा में जारी इसराइली बमबारी के ताल्लुक से अपनी तशवीश का इजहार किया। मोगनीना ने कहा कि उनका मुल्क काहिरा के जरिए पेश की गई जगबंदी की तजवीज की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि काहिरा की तजवीज को अरब ममालिक और यूरोपीय यूनियन से भी हिमायत हासिल है। काहिरा ने जगबंदी के लिए तजवीज पेश की थी जिसे इसराइल ने तस्लीम कर लिया था, लेकिन हमास ने तजवीज को मानने से कबल गजा की नाकेबंदी खत्म करने की शर्त रखी थी। We discussed with President Abbas of the initiative that came from Cairo, shared by all the Arab states and strongly supported also by Italy and other European countries, I would say also by the EU. We're discussing that in the next European Foreign Affairs Council next week to get to a ceasefire. क्या आपने कभी घूमने वाली बिल्डिंग के बारे में सोचा है? जी हाँ, एक ऐसी इमारत जिसमें आपकी खिड़की जो मशरिक की तरफ खुलती है वो चंद पलों में मगरिब की तरफ खुल जाएगी। सुनने में ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन घूमने वाली बिल्डिंग का जवाब जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। दुनिया की ये अनोखी इमारत दुबई में बन रही है। घूमने वाली इस बिल्डिंग का डिजाइन इन दिनों नेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस बिल्डिंग के हर मंजिल की बुनियाद सीमेंट से बनाई जाएगी और सभी मंजिलों में हवा के टरबाइन लगाए जाएंगे जिससे बिजली पैदा होगी। इस अनोखी इमारत का डिजाइन इटली के मशहूर आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने तैयार किया है। वालिदैन अपने बच्चों की तरह तरह के तोहफे देते हैं, लेकिन अमेरिका के एक शख्स ने तो अपने बच्चों को एक रियासत ही तोहफे में दे दी है। जेरेमिया हीटन नाम के शख्स और उसके बच्चों ने इस रियासत का नाम नॉर्थ सूडान रखा है। हीटन अपनी 7 साल की बेटी एमिली को यहाँ की शहजादी, बेटे की शहजादा और खुद को बादशाह बनाना चाहता है। दरअसल हीटन ने मिस्र और सूडान के पास वाक़ई एक पहाड़ी इलाके पर मालिकाना हक का दावा किया है। हीटन के मुताबिक यहाँ परचम लहराने के बाद ये इलाका उसका हो गया है। बीर तवील नाम के इस इलाके पर फिलहाल किसी मुल्क का दावा नहीं है। हीटन को उम्मीद है कि सूडान और मिस्र जल्द ही इस रियासत को सरकारी तौर पर मंजूरी दे देंगे। और अब एक चौंकाने वाली खबर। फिलिपाइन में 3 साल की एक बच्ची आखिरी रसूम के दौरान जिंदा हो गई। इस लड़की को मुर्दा करार दिए जाने के बाद इसे ताबूत में रखा ही जा रहा था कि अचानक उसके जिस्म में हरकत होने लगी। ताबूत में अपनी बेटी को रख रहे बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्ची को पास ही के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे सेहतमंद करार दे दिया गया। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। गजा में इस्राएली जारहियत के खिलाफ राज्यसभा में हंगामा। अपोजिशन ने किया मामले पर बहस कराने का मुतालबा, ऐवान की कार्रवाई में रखना। अमेरिका ने गजा पर इस्राएली जारहियत को ठहराया जायज। ओबामा ने कहा गजा से दागे जा रहे रॉकेट नाकाबिले बर्दाश्त। ब्राजील में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। पुतिन दिसंबर में कर सकते हैं हिंदुस्तान का दौरा। ब्रिक्स बैंक की तश्कील पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान ने एक बार फिर की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग से बीएसएफ का एक जवान शहीद, 4 जख्मी। और देहरी में हुकूमत साजी को लेकर सियासत तेज। हरीफ जमातों का बीजेपी पर हमला। उधर महाराष्ट्र में वजीर आला के ओहदे को लेकर बीजेपी शिवसेना में टकराव की खबरें। खबरनामे में अभी सिर्फ इतना ही। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय। आदाब।